बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ड्रग्स फॉर द कॉमन कोल्ड। अब जो ड्रग्स है ना कॉमन कोल्ड के लिए, ये कॉमन कोल्ड एक ऐसा ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं जो जिसका एटियोलॉजिकल एजेंट जो है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है और वायरस भी हो सकता है। सो उसके अकॉर्डिंग अगर वायरस है तो फिर आपको बहुत ही जो है ना स्वेयर केसेस पे जो है ना या ज़्यादा कंडीशन स्वेयर है तो फिर आपको एंटीवायरल देने की ज़रूरत होती है। अगर नॉर्मल कॉमन कोल्ड है तो फिर आपको जो है एंटीवायरल्स उस टाइम आपको देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी अपनी इम्यूनिटी जो है वो उस पर एक्ट करती है। आपकी अपनी इम्यूनिटी जो है वो खुद ब खुद जो है वो वायरल जो एजेंट होगा उसको सप्रेस कर देगी, उसको डिग्रेड कर देगी। लेकिन अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो या फिर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर जो है उसकी कंडीशन काफ़ी स्वेयर है और आपको उसकी इम्यूनिटी जो है वो इम्प्रूव नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि उसकी इम्यूनिटी जो है वो एक्ट नहीं कर रही, तो फिर आप उसको एंटीवायरल सजेस्ट करोगे। लेकिन सबसे पहले अगर बैक्टीरियल हो या वायरल हो तो सबसे पहले जब पेशेंट आता है आपके पास, आपको उसका सिम्टोमेटिक रिलीफ करना पड़ता है। जैसे उसको खांसी है, उसको नज़ला ज़ुकाम है, आपको उसके लिए ड्रग्स देने पड़ते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले एक फार्मासिस्ट हो या फिजिशियन हो, उसकी ड्यूटी ये है कि सबसे पहले वो सिम्टम्स का पूछे उससे। जब सिम्टम्स हों तो फिर उसके अकॉर्डिंगली उन सिम्टम्स को ट्रीट करने वाले ड्रग्स दें। जैसे कंजेस्टेंट्स हैं। अब ये डीकंजेस्टेंट्स जो हैं वो किस लिए होते हैं? जब नाक बंद हुई हो या सांस ना आ रहा हो, नाक घुटा घुटा सा हो, ये जो एक बहुत कॉमन जो है सिम्टम है कॉमन कोल्ड का। इसके लिए हमारे पास दो तरह की आप लोगों ने ये करना है कि जो भी क्लासिफिकेशन आप याद करने जा रहे हैं आपने उसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखना है एक पेज पे, और फिर उस पेज को आपने संभाल के रखना है। इसलिए क्योंकि आपने नेक्स्ट टाइम जब आपने रिवाइज करनी है फॉर द एग्ज़ाम फॉर द टेस्ट, आपने उधर से ही पढ़ना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको याद रहता है कि इस पोजीशन पे इस चार्ट पे जो है यहाँ पर ये ड्रग लिखा हुआ था, यहाँ पर मैंने ये मेम जो है वो लिखी हुई थी मेनोमिक्स, तो आपको वो उससे ये याद रहती हैं चीज़ें। तो जो है सबसे पहले जो है ना आप लोगों ने इसको डिवाइड कर देना है। इसकी दो क्लासेस होती हैं, एक टॉपिकली भी अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है, और जिनमें ड्रॉप्स एंड स्प्रेज आ जाते हैं, और एक आ जाती है ओरली। अब ये जो डीकंजेस्टेंट्स हैं ना, ये सिम्पैथोमाइमेटिक्स होते हैं। यानी कि क्या मतलब है कि ये एक्ट कर रहे होते हैं अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। वो रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये डीकंजेस्टेंट्स जो हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक आ जाती है टॉपिकल, एक आ जाती है ओरली, जो आप लेते हैं एज अ टैबलेट के तौर पे या इस तरह से। जो टॉपिकल है उसमें हमारे पास जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम 3 तरह के ड्रग्स जो हैं वो देते हैं। उसमें आ जाते हैं सबसे पहले ऑक्सीमेटाजोलाइन, ज़ाइलोमेटाजोलाइन, फिनाइलेफ्रिन। अब जो फिनाइलेफ्रिन है ना, ये ओरली भी दिया जाता है और टॉपिकली भी। अब ये टॉपिकली जो है वो ड्रॉप्स होते हैं, नेज़ल ड्रॉप्स होते हैं, नेज़ल स्प्रेज होते हैं, ठीक है। तो ये तो जो चारों हैं ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि जब आप लोग खास तौर पर टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों ने उन ड्रग्स को जो है साथ साथ लिखना है जिनका जो ये एंड वाले वर्ड्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। जैसे मैंने ऑक्सीमेटाजोलाइन और ज़ाइलोमेटाजोलाइन को साथ लिखा है क्योंकि इन दोनों के एंड पे जोलाइन आ रहा है, ठीक है। ये इस तरह से आगे भी हम लोग देखेंगे कि मैंने इसी तरह से किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ओरल में आ जाता है सूडोएफिड्रिन आ जाता है और फिनाइलेफ्रिन। अगर टैबलेट्स या आप लोग देते हैं इस तरह से तो कैप्सूल की फॉर्म में भी आई थिंक ये अवेलेबल होते हैं। तो फिर ये दोनों ड्रग्स जो हैं डीकंजेस्टेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं। लेकिन ये ओरली, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए हमने ओरल मेडिकेशन देनी होती है, तो इसलिए बेहतर होता है कि आप टॉपिकली ड्रॉप्स दे दो, टॉपिकल में जाओ ड्रॉप्स या स्प्रेज में, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाता है एंटीहिस्टामाइन। अगर स्नीजिंग है, छींके, अब ये स्नीजिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा आपकी कंडीशन को जो है ना वो एग्रीवेट कर देती है, ठीक है। स्नीजिंग का जो है फ़ौरन जो रिजॉल्व होना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेशेंट जो है मेडिसिन की एक एफिकेसी को इस तरह से जज करता है कि स्नीजिंग की, अगर खास तौर पर उसको स्नीजिंग हो रही हो या फ्लू हो या कफ हो, तो इन चीज़ों के ज़रिए जो है ना वो पेशेंट ना सिर्फ मेडिसिन की बल्कि फार्मासिस्ट या फिजिशियन की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनको जज कर लेता है कि फिजिशियन ने जो है, फार्मासिस्ट ने जो है हमें अच्छी मेडिसिन दी है, क्योंकि ये फ़ौरन फ़र्क पड़ गया इससे। तो इसके लिए आपको जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कमांड हो आपके ड्रग्स पे। एंटीहिस्टामाइन ये सिर्फ फर्स्ट जनरेशन लिखी हुई है,
एंटी हिस्टामाइन की फर्स्ट भी है, सेकंड भी है और थर्ड भी है, लेकिन डिपेंड करता है कि सिडेशन पे इनकी डिपेंड करता है कि आप लोगों ने उनको सिडेटिव ड्रग्स देने हैं या नहीं देने, ठीक है। बाज़ ये होता है कि पेशेंट जो है वो जैसे एक लेबर है, वो सिडेटिव मेडिसिन नहीं ले सकता क्योंकि उसने काम करना है साथ, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसको सिडेटिव मेडिसिन ना दो, या फिर अगर देना ज़रूरी है, ठीक है, तो आप उसको फिर माइल्डली सिडेटिव दो, कि आप उसको कि ये खाकर आपको थोड़ा सी नींद आएगी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। या आप थोड़ी देर उसको रेस्ट के लिए, पेशेंट की कंडीशन है कि उसको रेस्ट करने अभी ज़रूरी है, तो फिर आप उसको माइल्ड सिडेटिव दे दो। वरना प्रेफर करो कि अगर वो लेबर क्लास से है या फिर उसकी रूटीन ऐसी है कि वो सिडेटिव नहीं ले सकता, या वो मशीन ऑपरेटर है, तो फिर आप उसको सिडेटिव नहीं देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट जनरेशन लिखा है। ये एंटी हिस्टामाइन ना सिर्फ स्नीजिंग को डिक्रीज़ करते हैं, बल्कि जो नेज़ल सिक्रेशन होती हैं, क्योंकि जो फ्लू में नेज़ल सिक्रेशंस बहुत ज़्यादा हुए होते हैं, और इनफैक्ट जब आप स्नीज़ एक पर्सन स्नीजिंग होती है पर्सन को, तो फिर उस टाइम जो है उसकी सिक्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आई से वाटरी डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, नेज़ल सिक्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं। किसी को फ्लू ना भी हो तो भी ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो एंटी हिस्टामाइन में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लोरफेनेरामाइन। ये माइल्डली सिडेटिव है, ये इसलिए ये माइल्डली सिडेटिव है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अगर ये ज़्यादा सिडेटिव होती फिर ये कम यूज़ होती। जैसे अब ये अच्छा क्लोरफेनेरामाइन आ जाता है। अब क्लोरफेनेरामाइन के साथ ही मैंने लिख दिया है ब्रोमफेनेरामाइन, ठीक है, और इसके साथ ही डेक्स क्लोरफेनेरामाइन। क्यों? क्योंकि ये मुझे ये याद रहेगा कि इसकी 3 तरह के टाइप्स हैं, क्लोरफेनेरामाइन, ब्रोमफेनेरामाइन एंड डेक्स क्लोरफेनेरामाइन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डायफिनाइल हाइड्रामाइन। ये हाईली सिडेटिव ड्रग है। अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा इस तरह की है कि आप उसको स्लीप उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या उसके लिए सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेस्ट इसके लिए ज़रूरी है, तो फिर आप लोग उसको हाईली सिडेटिव दे सकते हैं, वरना प्रेफर जो है वो क्लोरफेनामाइन ही किया जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह आ जाती है डेक्स ब्रोमफेनेरामाइन, यहाँ पर डेक्स क्लोरफेनारामाइन, यहाँ पर डेक्स ब्रोमफेनारामाइन, यानी कि ये खाली डेक्स क्लोरफेनारामाइन था, ये ब्रोमफेनारामाइन था। इन दोनों को मिला सा जो इन दोनों का है वो क्या है, डेक्स ब्रोमफेनारामाइन। तो आप लोग इसके नाम से आप उसके कॉम्पोजिशन को थोड़ा सा जज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट ये आ जाता है मेब हाइड्रोलिन। ये भी इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसलिए मैंने यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट ड्रग्स ही लिखे हैं, क्योंकि जो है ये ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। दूसरा इनको ज़्यादा ये प्रैक्टिस में, और इसके अलावा जो इनको ये लर्निंग में भी आसान है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट जो है सिर्फ प्रोडक्टिव काफ के लिए दिया जाता है। एक्सपेक्टोरेंट का काम होता है कि उन्होंने जो आपके जो गले में जो रेशा होता है उसको वो पतला कर देते हैं, आपकी सिक्रेशंस को बढ़ाते हैं, और उसकी एक्सपेल को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, यानी वो इजीली जो है जो आपका गले में जो स्पूटम होती है प्रोडक्शन हुई होती है उसको जो है वो निकालते हैं, ठीक है। यानी कि खांसी इससे आती है, और वो जो है वो जो जमा होता है आपके गले में या जो आपके चेस्ट कैविटी में बहुत ज़्यादा वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा होता है, ऑक्यूलेशन कॉज कर रहा होता है, तो उसको ये जो है वो ख़त्म करता है। इसकी मैंने 4 टाइप्स में इसको लिखा है, क्योंकि ये आमतौर पे वैसे तो एक ही जो है भी याद हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो भी, लेकिन ये है कि जब आप प्रैक्टिस में आते हैं फिर आपको डिफरेंट ड्रग्स के कॉम्पोजिशन आप देखते हो, तो आप देखते हो कि ये सारी ही यूज़ हो रही हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी फॉर्मुलेशन इतनी ना हुई हो। सबसे पहले आ जाता है डायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग में आ जाता है सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ आयोडीन। अब सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ आयोडीन, आयोडीन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सिट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। अब इसीलिए कहते हैं कि विटामिन सी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड ऐसा आप इस तरह मेडिसिन के तौर पर ले लो वो भी प्रेफरेबल है, लेकिन जो विटामिन सी रिच फूड्स होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर उससे आपकी कंडीशन नहीं सही हो रही तो फिर आपको मेडिकेशन की तरफ ही आना पड़ता है, दूसरी मेडिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ आयोडीन, सिट्रिक एंड एसिटिक एसिड एंड गुआइफिनसिन। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना ये ड्रग है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्सिवली एक्टिंग। रिफ्लेक्सिवली एक्टिंग जो है वो आ जाते हैं सलाइन स्पेक्टोरेंट और आईपेक्यूएना सिरप आ जाता है। जो सलाइन एक्सपेक्टोरेंट्स जो हैं उनमें आ जाता है अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये अमोनियम क्लोराइड आप लोग देखोगे कि एक सिरप पल्मोनॉल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये यूज़ होने वाला सिरप है।
उसमें जो है ये सोडियम क्लोराइड डलता है, ये सोडियम क्लोराइड का अमोनियम क्लोराइड डलता है, एक अमोनियम क्लोराइड डलता है, और इसके साथ जो है वो दूसरा कौन सा डलता है, वो अब आपका जो है, मैं एक तरह से आपको असाइनमेंट दे रही हूँ कि आप लोगों ने उसका कॉम्पोजिशन देना है, क्योंकि पल्मोनल सिरप एक ऐसा आई थिंक हर घर में यूज़ हो रहा है, और अगर वो नहीं है आपके पास तो फिर आप उसको इंटरनेट पर देखोगे, ठीक है। एक अमोनियम क्लोराइड है और दूसरा कौन सा है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है म्यूकोलाइटिस। अब म्यूकोलाइटिस ये जो एंड, जिसके एंड पे आता है ना लाइटिक वर्ड, इससे आप लोगों ने याद रखना क्योंकि कुछ ना कुछ वो तोड़ रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। अब म्यूको का मतलब है कि जो म्यूकस बना हुआ है, ठीक है ना, वो, और म्यूकोलाइटिक, ठीक है ना। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो आ जाते हैं, ब्रोमहेक्सिन आ जाता है, ठीक है, एसिटाइलसिस्टीन आ जाता है, एम्ब्रोक्सोल आ जाता है, एंड कार्बोसिस्टीन आ जाता है। आप लोग चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल एक साथ लिख दें, एसिटाइलसिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन एक साथ लिख दें, ताकि आपके जहन में वो ईजिली बैठ जाएँ ये चीज़ें। या फिर उसके बाद आ जाता है डिमल्सन। डिमल्सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ख़ासतौर पे तब जब आपका जो गला है वो गला जो है आपका ख़राब भी है, और उसमें जो है लाइक इरिटेशन फील हो रही है या स्टिंगिंग सी फील हो रही है, ठीक है ना। तो उस टाइम जो है डिमल्सन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें लॉजेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत आती है टैबलेट, जो जिनकी एडवर्टाइजमेंट भी आती है, ठीक है, तो वो भी यूज़ होती है बहुत ज़्यादा लॉजेंजेस में, ठीक है। फिर ग्लिसरीन कुछ नहीं है आपके पास तो आप सिंपली जो ग्लिसरीन है फिंगर पे 1 या 2 ड्रॉप्स डाल लें, और आप ग्लिसरीन जो है वो अपने थ्रोट पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर लिक्विराइज मलट्ठी आ जाती है, एंड कफ ड्रॉप, जो कोई भी कफ ड्रॉप्स आ जाते हैं। इसमें कॉम्पोजिशन होता है लॉजेंजेस का, जो लिक्विराइज आमतौर पे जो लिक्विराइज और ये जो ग्लिसरीन, ये जो चीज़ें हैं, ये क्योंकि इनका ओरिजिन जो है लिक्विराइज का ख़ास तौर पे ये नेचुरल ओरिजिन के हैं, तो फिर इनका जो है ना बहुत ज़्यादा इन्हीं से जो है ना फिर वो लिया जाता है, इनकी एक्सट्रैक्ट्स को निकाल के इनके जो होते हैं इनके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उन्हीं के ज़रिए जो है फिर आगे ये जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो बनती हैं। तो अभी हम लोगों ने किस को कवर किया, अभी हम लोगों ने डीकंजेस्टेंट्स को किया है, ठीक है ना। फिर एंटीहिस्टामाइन, डीकंजेस्टेंट से हमारा जो नेज़ल कंजेशन हुई हुई थी उसको हम लोगों ने ख़त्म किया, ठीक है ना, पेशेंट की। फिर अगर उसको छींकें आ रही थी, स्नीजिंग हो रही थी, या नेज़ल सिक्रेशन बहुत ज़्यादा थी, उसका गया। फिर अगर उसको प्रोडक्टिव कफ है, ठीक है, या स्पूटम प्रोडक्शन होती है, जब वो कफ करता है तो स्पूटम बाहर आता है, ठीक है। या अगर आप उसकी कफ का अगर आप उसको सुनो तो फिर आपको अक्सर आपको अपने फ्रेंड्स या आपके जो सराउंडिंग रिलेटिव्स होते हैं, अगर वो कफिंग उनको होती है तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये प्रोडक्टिव कफ है, क्योंकि उनके जो है वो चेस्ट जो है वो आवाज़ आती है, ठीक है ना, जैसे कोई चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हिट कर रही है चेस्ट को, तो वो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो जो है उसको पर्सन को प्रोडक्टिव कफ है। अब ये जो सिलेक्शन ऑफ द कफ सिरप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ड्राई कफ है तो फिर आप एक्सपेक्टोरेंट्स नहीं दे सकते। क्योंकि एक्सपेक्टोरेंट से आएगी बार बार आपको खांसी क्यों आएगी, ताकि वो आपका जो जितना भी स्पूटम जो हुआ हुआ है, एक्यूमुलेट हुआ है वो बाहर आए, ठीक है ना, और आपके लिए जो ओवरऑल जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो क्लीन हो। उसके बाद आ जाते हैं एंटीटसिव एजेंट्स। एंटीटसिव एजेंट्स क्या होते हैं, यानी कि जो कफ जो सेंटर से प्रेस करते हैं, कफ सेंटर होता है हमारे ब्रेन में, ठीक है। अब ये एंटीटसिव एजेंट्स क्या करते हैं कि ये कफ सेंटर को जो है ये सप्रेस करते हैं ताकि खांसी ना आए। अब वो किस लिए होती है, ये किस लिए होते हैं, ये ड्राई कफ के लिए होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि ये ड्राई कफ के लिए होते हैं। अगर आप लोग किसी को प्रोडक्टिव कफ है और अगर आप जो है एंटीटसिव उसको दे देते हैं तो फिर उससे क्या होगा प्रॉब्लम, कि उसको खांसी नहीं आएगी, ठीक है, उसकी जो कफ है वो सप्रेस हो जाएगी। कफ सप्रेस हो जाएगी तो उसके जितने ही उसका जो वो एक्यूमुलेट हुआ है सारा का सारा जो है वो वैसे का वैसे रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा। तो ये आपके लिए जो एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट है कि आप लोगों ने यहाँ पर पेशेंट से पूछना है कि उसको ड्राई कफ है या प्रोडक्टिव कफ है, फिर ही आप उसको सिरप सजेस्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो एंटीटसिव्स हैं इनमें भी 2 तरह के आ जाते हैं, ठीक है। एक आ जाता है कैम्फर और एक आ जाता है, अच्छा यहाँ पर 2 तरह के आ जाते हैं, एक आ जाता है टॉपिकल और एक आ जाता है ओरल। टॉपिकल जैसे आप जिसको आप टॉपिकली अप्लाई करते हैं जिसमें कैम्फर आ जाता है, मेंथोल आ जाता है, कुछ पर लोग जो है विक्स वगैरह को भी अप्लाई करते हैं, जो एक ब्रांड ही है वैसे तो ये। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ओरली। ओरली में जो है वो हमारे पास आ जाते हैं 3 तरह के,
ठीक है। एक आ जाती है ओपियोइड्स, एक आ जाता है नॉन ओपियोइड और एक आ जाता है एडजंक्टिव, ठीक है। जो ओपियोइड्स हैं उसमें कोडीन आ जाता है, फोलकोडीन एंड इथाइलमोर्फिन आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों ही जो है वो ओपियोइड नेचर क्लास से बिलोंग करते हैं। जो नॉन ओपियोइड हैं वो आ जाता है नोस्कोपाइन आ जाता है, नोस्कोपाइन, एक आ जाता है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन और एक आ जाता है कोलफिडाइनॉल, ठीक है। अब ये जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है ना, ये इस क्लास में से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ओवरऑल एंटीडेप्रेसिव में से जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोगों के लिए एक हिंट है कि ये जो है ये मैं किस लिहाज से इंपॉर्टेंट कह रही हूँ, क्योंकि ये जो है किस सिरप में ये यूज़ होता है, ये एक आप लोगों ने देख कर आना है कि ये कौन से सिरप जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें ये डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन यूज़ होता है, ठीक है। और साथ आ जाता है एडजंक्टिव आ जाता है, जिनमें आ जाता है टेरब्यूटालाइन आ जाता है एंड डेल्ब्यूटामॉल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये तो हम लोगों ने दे दी कि उसके सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए जो भी थी, ठीक है। अभी हम लोगों ने उसके सिम्टम्स को जैसे नेज़ल कंजेशन थी, हम लोगों ने डीकंजेशन दे दी। अगर उसको छींके आ रही हैं तो फिर आप एंटी हिस्टामाइन दे दें, अगर छींके नहीं है, नेज़ल सिक्रेशन नहीं है, फिर देने की ज़रूरत नहीं है ये एंटी हिस्टामाइन। अगर उसको ड्राई कफ है फिर एंटीडेसिव, और अगर उसको प्रोडक्टिव कफ है तो एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है। अब ये सिर्फ ये जो कंडीशन थी ये रिलेटेड थी आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक के साथ, आपके नेज़ल जो थी एयरवेज के साथ थी, ठीक है, आपके थ्रॉट के साथ थी। अगर एक पेशेंट को जो है सिर्फ ये चीज़ें नहीं होती कॉमन कोल्ड में, ठीक है, क्योंकि कॉमन कोल्ड जब स्टार्ट होती है तो आपको थ्रॉट इरिटेशन होती है, आपका बॉडी पेन, हेडेक, ये पेन्स होना शुरू हो जाते हैं, फिर फीवर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें फिर हम लोगों ने क्या करना है कि अगर अगर उसको पेन है, फिर हम लोगों ने एस्पारिन जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये इतनी दी नहीं, लेकिन ये एस्पारिन इतनी दी नहीं जाती, क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को जो है इससे रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एसिटामाइनोफिन। एसिटामाइनोफिन क्या है? पैनाडोल या पैरासीटामोल। पैनाडोल इज़ अ ब्रांड नेम, पैरासीटामोल इज़ ऑल्सो जेनेरिक भी होता है, कोई जेनेरिक नेम ही है वैसे तो पैरासीटामोल, लेकिन उसी का पैरासीटामोल का भी आगे से जेनेरिक नेम जो है वो एसिटामाइनोफिन है, ठीक है। फिर आइबुप्रोफिन, वैसे मोस्ट प्रेफरेबल जो है वो एसिटामाइनोफिन पैनाडोल लोग दे देते हैं, लोग आई मीन उसे फिजिशियंस दे देते हैं या फार्मासिस्ट दे देते हैं। फिर आइबुप्रोफिन आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेप्रोक्सिन सोडियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके साथ एक और यूज़ होता है मेफेनामिक एसिड, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक ये जो है ये ज़्यादातर टॉपिकल एनेस्थेटिक्स होते हैं, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा चुभन हो रही हो गले में तो फिर ये जो है अप्लाई किया जा सकता है। ये लॉजेंजेस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, स्प्रे की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। टॉपिकली यानी कि स्प्रे की फॉर्म में या लॉजेंजेस की फॉर्म में होते हैं। फेनॉल आ जाता है, बेंजोकेन आ जाता है, बेंजोकेन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट अगर हम लोग देने हो तो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट इनके आते हैं, एंटी हिस्टामाइन और डिकंजेस्टेंट्स आ जाते हैं, एंटीडेसिव्स के साथ आ जाता है एक्सपेक्टोरेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, कि दोनों साथ ही दे दिए जाएँ, ठीक है ना। फिर एनाल्जेसिक्स इन सब के साथ आ जाता है। फिर एक आ जाती है कम्प्लीमेंट्री थेरेपी। कम्प्लीमेंट्री थेरेपी में क्या होता है कि ये एलोपैथिक मेडिसिन से हटकर उसमें होम्योपैथी भी आ जाता है, आयुर्वेदिक भी आ जाती है, इसको कैम्प कहते हैं। इसमें आयुर्वेदिक भी आ जाती है, एरोमा थेरेपी आ जाती है, ठीक है। फिर एक्यूपंक्चर आ जाता है, एक्यूप्रेशर आ जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट तरह की थेरेपीज आ जाती हैं। मे बी जो फार्मडी के स्टूडेंट हैं वो थर्ड प्रॉफ या डिस्पेंसिंग फार्मेसी में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर विटामिन सी है, ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिक्रीज़ करता है सेवेरिटी ऑफ द फ्रिक्वेंसी या फिर सेवेरिटी ऑफ द कोल्ड, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जिंक, ये भी सेवेरिटी को कम करता है। जो विटामिन सी है ये जो है वायरल एप्लीकेशन को भी ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। वायरल एप्लीकेशन को स्लो डाउन कर देता है, उसको प्रिवेंट कर देता है, जैसे अब ये कोविड के लिए भी जो है